नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन चौधरी, दर्पण क्लासेस बाय विपिन चौधरी। नमस्कार सभी को, प्रणाम। इंडियन ज्योग्राफी में विपिन चौधरी। मैंने पहले भी अपनी वीडियो को अपलोड किया था। सभी अपलोड्स के लिए आप देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में चल रहा है आपको भारतीय जलवायु, जैसे इंडियन क्लाइमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? इंडियन क्लाइमेट। क्या बोलते हैं? इंडियन क्लाइमेट। इंडियन क्लाइमेट मतलब कि भारतीय जलवायु। भारतीय जलवायु के बारे में मैंने आपको बताया था। क्लाइमेट्स होता क्या है, मतलब कि जो हमारे भारत की जलवायु, भारत का आधा भाग कर्क रेखा के उत्तर में और शेष दक्षिण भाग के उत्तर में है। पहली बात तो मैं बताऊंगा कि जो भारतीय जलवायु है, भारत का आधा भाग उत्तर भारत में, किसमें है? उत्तर भारत में है। और जो शेष भाग हमारा दक्षिण भारत में। किसमें है बेटे? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत का मतलब है कि कर्क रेखा के उत्तर और कर्क रेखा के दक्षिण। ये तो हो गया उत्तर भाग और ये होगा दक्षिण भाग। हर भाग में हर पार्ट्स का क्लाइमेट अलग अलग है। हर भाग का क्लाइमेट्स अपना अलग अलग है। हर क्लाइमेट्स को यदि हम देखें, हर क्लाइमेट की कुछ ना कुछ विशेषता जरूर है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में विशेष करके फर्क बताया। होता क्या है कि उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में तीनों समुद्र है। जो हिमालय है, जो पूरे भारत की हम बात करें तो उत्तर की तरफ जो है, उत्तर में हिमालय है। आपने देखा होगा इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भारत के भूगोल में सबसे उत्तर में हिमालय है। और यदि हम दक्षिण की बात करें तो तीनों ओर समुद्र है कि नहीं? नीचे जैसे हम बात करें तो नीचे क्या है? हिंद महासागर। क्या है नीचे बेटे? हिंद महासागर है। हिंद महासागर के नीचे इधर क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और इधर क्या है? अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। अरब सागर में अब हमारा जो भारतीय जलवायु में जो हमारे यहाँ से मानसून जाता है वो भी ऐसे ऐसे करके जाता है, और जो इस तरह से मानसून उठता है वो भी ऐसे ऐसे करके जाता है। इस मानसून को हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, जो हमारे यहाँ भारत में वर्षा लेकर आता है। इस मानसून को हम दक्षिण पूर्व मानसून कहते हैं, जो कि यहाँ से ज्यादातर निकल के जाता है। ये दोनों मानसून जब यहाँ से जाकर भारत के इस क्षेत्र में जाकर टकराते हैं तो भारत में जबरदस्त वर्षा करते हैं। क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। पहली बात समझने की बात फिर दोबारा समझेंगे। भारतीय जलवायु कर्क रेखा के उत्तर और कर्क रेखा के दक्षिण दो भागों में बटी हुई है। भारत का उत्तर का भाग हिमालय से घिरा हुआ है। भारत का दक्षिण का भाग तीनों ओर समुद्र में है। इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है और नीचे भी समुद्र है। इट मींस मंकी की हिंद महासागर नीचे की ओर उपस्थित है। जैसे कि सवाल पूछ लिया जाता है कि दक्कन क्षेत्र कौन सा कहलाता है? भारत का दक्षिण क्षेत्र को हम दक्कन का क्षेत्र कहते हैं। दक्कन क्षेत्र मतलब कि हिंद महासागर यहाँ स्थित है, अरब सागर यहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी यहाँ स्थित है। ये इस तरह से मानसून की वर्षा का आगमन होता है। अब पूछ लिया जाता है कि हमारे यहाँ जो मानसून है, मैं सभी बच्चों से निवेदन करता हूँ जो भी मेरा वीडियो देखें, मेरा साथ के साथ अपना नोट डाउन जरूर पढ़ते रहें। जो मैं भाषा में लैंग्वेज बोल रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज के आधार पर ही अपना पर्सनल नोट्स बनाते रहें। हालांकि मैं साथ के साथ डाउनलोड करता रहता हूँ पीडीएफ, लेकिन बट बाय चांस यदि कुछ शब्द आपके दिमाग से निकल रहे हैं तो साथ के साथ डाउनलोड जरूर करते रहें, लिखते रहें अपने हाथों से। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दो प्रकार के मानसून निकलते हैं। पहला अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी। दोनों विलुप्त होकर वर्षा के कारण बन जाते हैं। अब इसमें विशेष बात क्या निकल कर आती है कि अंडमान निकोबार सबसे पहले प्रभावित होता है और केरल। ये भारत के इस भाग में क्या पड़ता है? केरल। ये केरल किसको प्रभावित करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा अरब सागर से चले हुए मानसून से केरल प्रभावित होता है। आपने वर्ष 2018 में देखा होगा, सुना होगा कि केरल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो उसका ध्वस्त होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि केरल की जो तटीय रेखा है वो बहुत नीची है, और केरल में जो मानसून आता है उसके कारण बारिश होती है, ताकि केरल बहुत नीचे पड़ जाता है। दक्षिण पूर्व मानसून की यदि बात करें तो यहाँ एक अंडमान निकोबार है। क्या है? अंडमान निकोबार। क्या है? अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार के कारण इस अंडमान निकोबार पर सबसे पहले दक्षिण पूर्व मानसून से यह प्रभावित होता है, और इसी मानसून के कारण
और इसी मानसून के कारण यहाँ सबसे पहले अंडमान निकोबार में बारिश होती है। अंडमान निकोबार एक द्वीप है जो कि बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। जो भी दक्षिण पूर्वी मानसून से जो भी यहाँ से मानसून उठता है सबसे पहले अंडमान निकोबार प्रभावित होता है। दूसरी बात, दक्षिण पूर्वी मानसून के बाद अगला जो मानसून देखें हम, यदि हम अगले मानसून की बात करें दक्षिण पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे पहले केरल पड़ता है, तो केरल को प्रभावित किया जाता है। सवाल पूछ लिया जाता है बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून में सबसे पहले कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। एसएससी ने एक सवाल पूछा, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले कौन सा मानसून प्रभावित होता है, तो केरल प्रभावित होता है। केरल के बाद बॉम्बे वगैरह में बारिश होती है। आपने देखा होगा जून के महीने में केरल में और महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा बारिश, बॉम्बे में बहुत बारिश के आसार रहते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ मानसून उठना शुरू हो जाता है जून में, और जून में सबसे पहले यहाँ बारिश पड़ जाती है। हमारे यहाँ जुलाई में बारिश आती है। उत्तर भारत के अंदर यदि बात करें तो जुलाई में बारिश आती है। दक्षिण भारत में सबसे पहले मानसून के कारण इलाके प्रभावित हो जाते हैं और वहां बारिश पड़ जाती है। अप्रैल में जब हमारे यहाँ गर्मी की शुरुआत होती है उस समय बॉम्बे और केरल में बहुत भीषण, हमारे यहाँ जून जुलाई कैसी गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि कर्क रेखा के आधार पर हमारे की जो उत्तरार्ध और दक्षिण गोलार्ध है वो इसी तरह से बना हुआ है कि दक्षिणी गोलार्ध दक्षिण क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। किस क्षेत्र से? दक्षिण पश्चिम मानसून से ज्यादा प्रभावित होता है। दक्षिण पूर्व मानसून से निकलने वाली गाड़ी सबसे पहले अंडमान निकोबार को प्रभावित करती है। अंडमान निकोबार प्रभावित करने का क्योंकि एक छोटा सा द्वीप है जिसकी जनसंख्या 30,000 है। 2004 की सुनामी त्रासदी में हमारा ये अंडमान निकोबार पूरी तरह से गायब हो गया था। यहाँ हमारी फौज भी काम करती है, इंडियन एयरफोर्स भी रहती है। वहाँ केवल 30,000 की आबादी है और यहाँ अंडमान निकोबार को सबसे पहले प्रभावित करती है। नंबर एक बात। दूसरी बात, हम आगे की बात करें जैसे कि मुख्य भूमि में सबसे ज्यादा मानसूनी हवाएं दो तरह से प्रभावित करती हैं और आगे से चलती है। मानसून से पहले बारिश होती है। एक सवाल पूछ लिया जाता है मानसून से पूर्व बरसात। कायदे में मानसून जो आता है वो जून के महीने में आता है, लेकिन जून के महीने से पहले भी आप मार्च में, आपने 21 मार्च में देखा होगा कभी-कभी चक्रवात बारिश हो जाती है। मार्च अप्रैल के महीने में जो हमारे गेहूं पकते हैं उस टाइम पे चक्रवात बारिश, मतलब कि छोटी-मोटी बारिश जिसे कहते हैं कि मानसून से पूर्व बारिश। तो जैसे कि हम बताएंगे मानसून से पूर्व बारिश कैसे होती है। मानसून से पूर्व बारिश, पूर्व वर्षा। मानसून से पूर्व वर्षा कैसे होती है? मानसून से पूर्व वर्षा बताएंगे उसके बारे में। मानसून से पूर्व वर्षा 21 मार्च से भारत का तापमान जब बढ़ना प्रारंभ होता है किसी क्षेत्र में निम्न वायु दाब उत्पन्न हो जाता है। जब निम्न वायु दाब उत्पन्न हो जाता है, तापमान बढ़ा, वायु दाब कम होता है और फलस्वरूप स्थानीय हवा बादलों के साथ वहां वर्षा करती है। यह मानसूनी पूर्व वर्षा कहलाती है। मैंने आपको कहा कि ताप और दाब इनमें आपस में एक सामंजस्य होता है। जब ताप बढ़ता है मतलब कि ताप बढ़ा तो टेम्परेचर निम्न हो जाता है। क्या हो जाता है? निम्न, मतलब कि लो हो जाता है। ये लो और ये हाई। जब हमारे यहाँ टेम्परेचर मतलब गर्मी बढ़ जाती है तो हमारे यहाँ लो हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेशर, लो प्रेशर, ठीक है ना, निम्न दाब हो जाता है। तो निम्न दाब जब हमारी गर्मी बढ़ी, जैसे फरवरी के बाद मार्च में गर्मी पड़ना प्रारंभ होगी, गेहूं होने शुरू होते हैं, उसी समय पर एक ऐसी स्थिति बनती है जिसे हम कहते हैं कि उच्च ताप और निम्न वायु दाब। उसके कारण हमारे यहाँ हवाओं में परिवर्तन होता है, जिन हवाओं के परिवर्तन के कारण हमारे यहाँ बारिश होना शुरू हो जाती है। तो अपने शब्दों में इस बात को लिखेंगे 21 मार्च के बाद, ठीक है ना, निम्न दाब है ना, निम्न दाब व उच्च ताप के कारण है ना, उच्च ताप के कारण हवाओं में बदलाव आता है। क्या था? फलस्वरूप स्थानीय हवाएं बादलों के साथ, जो स्थानीय हवा होती है, स्थानीय हवा बादलों के साथ वर्षा करती है, ठीक है ना। कर्नाटक में इसे मैंगो समर कहते हैं। कर्नाटक में जो बारिश होती है
इस वर्षा को पहले को आपने देखा होगा, मैंगो शेक बनाने के लिए आपने पीले पीले आमों को देखा होगा, जिसे आम्र वर्षा कहते हैं। इस समय की वर्षा को कर्नाटक का मेगा सावर कहते हैं, मैंगो सावर, मैंगो सावर कह देते हैं, मैंगो सावर और कॉफी सावर कहते हैं के नाम से इसे जाना जाता है। दक्षिण भारत में इसे नार्वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो पहले हवा चलती है, पहले हवा के कारण, जैसे आपने देखा होगा, जो पहले हवाएं चलती हैं उसी हवा के कारण, तो कर्नाटक में, कर्नाटक जो होता है कर्नाटक में इसे आम्र वर्षा कह देते हैं। क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कह देते हैं। आम्र वर्षा को इंग्लिश में इसे मैंगो सावर कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? मैंगो सावर के नाम से इसे हम जानते हैं। जैसे मैंगो सावर के नाम से इसे हम जानते हैं, आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। एक चीज और देखी होगी, इसे कॉफी सावर के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? कॉफी सावर के नाम से भी जानते हैं, कॉफी सावर के नाम से भी जानते हैं, कॉफी सावर के नाम से भी इसे जाना जाता है। मुख्य रूप से एक चीज और है, पश्चिमी बंगाल में से काल वैशाखी और टी सागर के नाम से, असम में से टी सावर के नाम से जाना जाता है। और एक बार और है, एक सवाल पूछ लिया गया है, एसएससी ने कई बार सवाल पूछा और लोअर पीसीएस यूपी ने भी पूछा है कि दक्षिण भारत का नार्वेस्टर किसे कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का नार्वेस्टर इसी बारिश को किया जाता है जो कि मानसून से पहले बारिश होती है, उसी बारिश को हम दक्षिण भारत का नार्वेस्टर कह देते हैं। दक्षिण भारत का नार्वेस्टर क्या होता है बेटा? नार्वेस्टर। इसको हम क्या कह देते हैं? पूर्व बारिश कह देते हैं। मानसून जो पूर्व बारिश है, इस मानसून पूर्व बारिश कहते हैं। मानसून पूर्व बारिश को हम क्या बोल देते हैं? नार्वेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? नार्वेस्टर। एक चीज और आपने, पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी और इसे टी सावर के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी बंगाल के अंदर इसे काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी बंगाल के अंदर इसे काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। और असम में इसे टी सावर के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? टी सावर के नाम से। जो बारिश पहले पड़ जाती है उसी बारिश को हम जो है टी सावर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? इसी वर्षा के बाद तापमान गिरता है, जिससे मानसून गति प्रभावित होती है ना? अब क्योंकि टेम्परेचर है, टेम्परेचर कम होता जाएगा। जब बारिश पड़ेगी तो किसको करेगा? मानसून को प्रभावित करेगा। तो ताप कम होने के बाद में, है ना, ताप कम होता है, ताप कम, और मानसून प्रभावित होगा। बारिश पड़ेगी, बारिश पड़ने के बाद सीधी सी बात है कि क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होगा? मानसून की गति प्रभावित हो जाएगी। अब मानसून कहां से आएगा? मानसून हमेशा हाई टेम्परेचर में बनता है। जो स्थानीय हवा होती है वो बादल का निर्माण कर देती है, और बादल का निर्माण करते हुए छोटी-छोटी बारिश हो जाती है, कभी-कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। तो इस बारिश के फायदे भी हैं। इस बारिश से कर्नाटक में आम जो है वो आम हो जाते हैं। और दूसरी बात, ये एक आंधी के रूप में आती है और बारिश होती है। पश्चिमी बंगाल में इसे काल वैशाखी के नाम से जानते हैं। और यदि असम में जाए तो असम में इसे टी सावर के नाम से भी जाना जाता है। टी सावर के नाम से क्या जाता है कि जो चाय की पत्ती उत्पादित होती है, असम में सर्वाधिक चाय होती है, मतलब टी सावर। तो इसीलिए वहां का कारण है कि जो चाय की पत्ती वो मुख्य रूप से, ज्यादा रूप से उत्पादित होने और बहुत अच्छी क्वालिटी में पैदा होना शुरू हो जाती है। तो दक्षिण भारत का नार्वेस्टर भी इसे दक्षिण की बारिश को कहा जाता है। आगे अब पश्चिमी विक्षोभ किसे कहते हैं? अब पश्चिमी विक्षोभ, अब हेडिंग करेंगे पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है नहीं, और बात करेंगे पश्चिमी विक्षोभ की, ठीक है ना? सभी लोग पश्चिमी विक्षोभ किसे कहा जाता है? पश्चिमी विक्षोभ किसे कहते हैं? है ना, इसे पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। पश्चिमी विक्षोभ को सबसे पहले हम इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से इसे हम जानते हैं। ये होती क्या है? पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम से आने वाली ठंडी मौसमी हवाओं को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, जो समुद्र की लेयर में ऐसे 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 करके जो चलती हैं। इन हवाओं को पश्चिम से ठंडी हवा जो प्रभावित होती हैं, उन्हीं को हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। भारत में पश्चिम से ठंडी हवाओं का आगमन होता है और
इसी से शीतकाल में यह शीतलहर तथा वर्षा का कारण बन जाती है। आपने जैसे कि अभी वर्तमान समय चल रहा है, फरवरी के महीने में देखेंगे तो ठंडी 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 फरवरी में हवा चलेगी, ऐसे समझो जैसे धूप पड़ रही हो और धीरे 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 वो ओस के रूप में बरसती है, तो पश्चिमी विक्षोभ होता है। पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले हिमालय के पास के क्षेत्र स्टेट जैसे कि पंजाब हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये राज्य पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा से ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये पश्चिम के विक्षोभ के कारण होती है। ये पश्चिम में भारत के अंदर, भारत में पश्चिम से चलने वाली ठंडी हवाओं को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ये सर्दी में वर्षा व शीतलहर इसी के कारण चलती है, ठीक है ना, और वर्षा का कारण बनती है, ठीक है ना। इसी जो है प्रभावित होने वाले कुछ क्षेत्रों को हम यहाँ देखते हैं, उसी से ये प्रभावित होता है। तो इससे जो है प्रभावित होने वाले प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, प्रभावित यदि क्षेत्रों की हम बात करें, प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, प्रभावित क्षेत्र में सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। ये जो राज्य हैं मोस्टली ये इससे प्रभावित होते हैं। क्यों होते हैं? ये इससे प्रभावित होते हैं। ये तो तुम्हारा पश्चिमी विक्षोभ। अब आगे लिखेंगे प्राकृतिक वनस्पति। क्या लिखेंगे? प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम देखना शुरू कर देते हैं। प्राकृतिक वनस्पति हमारे यहाँ की नेचुरलिटी क्या है? प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति का कारण क्या है? प्राकृतिक वनस्पति इसमें हेडिंग भी रहेंगे और प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम लिखना शुरू कर दें। किसी भी देश का कम से कम 2/3 भाग वनाच्छादित है और मैदानी क्षेत्र में 20% तथा पर्वतीय 60% भूमि वन का होना चाहिए। हमारे यहाँ भी राज्य सरकार का एक निर्णय है, ठीक है, कि राज्य में 33% क्षेत्र पर क्या होना चाहिए? क्षेत्र पर वन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वन। इसमें भी 2 कंडीशन है। मिनिमम मतलब कि 1/3 भाग में मतलब भारत 100 में से मतलब 33% पर वनों का होना बहुत आवश्यक है, ताकि हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे, बांध निर्माण और जल कटाव के लिए। दूसरी बात है हमारा जीवन संतुलित रहे, हमारे जैव लक्ष्यों के लिए जो जैव है वो भी संतुलित रहे और हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे। पर छोटे मोटे मानसून आकर टकराकर बारिश भी करते रहे। इसीलिए अगस्त के महीने में प्रत्येक राज्य सरकार, जैसे कि यूपी की बात करें, इस बार यूपी में अगस्त में योगी जी ने 22 करोड़ पौधे लगाने का निर्णय लिया था। उससे पहले 2020 में कितने का निर्णय लिया था? 18 करोड़ पौधों का निर्णय लिया था। राज्यों में अब इसमें आती है, तो होता है मैदानी भाग, एक होता है मैदानी और एक होता पर्वतीय भाग। तो मैदानी भाग और पर्वतीय भाग। मैदानी भाग में कम से कम 20% वनों का होना आवश्यक है और पर्वतीय भाग में कम से कम 60% वनों का होना आवश्यक है। इससे हमारा वातावरण संतुलित रहता है। क्या रहता है? संतुलित रहता है। तो इन सब क्षेत्रों की यदि हम बात करें, अपना नोट डाउन करते जाइए कॉपी में, जो लोग नहीं है। साथ के साथ मेरा बोलना, मैं फिर कहता हूँ, बार बार कहता रहता हूँ, अपनी सुविधा के लिए अपना नोट्स बना सकते हैं। कल फिर ये ना हो कि अपने पेपर में आने के बाद कल आप ऐसा महसूस करते हो अपना इंग्लिश में कन्वर्टेशंस करता है, इतना महंगा वर्ड्स नहीं है। और इसे मैदानी भाग जिसे लैंड पार्ट्स बोलते हैं और इसे माउंटेन पार्ट्स बोलते हैं, इसमें 60% मतलब वन का होना आवश्यक है। आगे की बात करते हैं यदि हम कि 2015 में भी देखा होगा कितने हैं, हमारा सर्वेक्षण भी किया गया था। और कभी भी बार क्षेत्र राष्ट्रीय वन नीति हर तीसरे साल आती है कि नहीं? वर्ष 2015 में है ना, वर्ष 2015 में भारत
में 21.5% क्षेत्रफल वन क्षेत्र वनाच्छादित है, वनाच्छादित है। हमारे यहाँ 21.5% वो जो है वनाच्छादित है, मतलब टोटल जमीन में से 21% पर क्या है, वन है ना। अब यदि हम बात करें सबसे पहले कि कौन सा क्या स्थान है, तो नंबर 1 पर तो रूस है, फिर ब्राजील है, फिर कनाडा है। और यदि विश्व स्तर की बात करें, सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, रूस में 1, नंबर 2 किसमें पाए जाते हैं, ब्राजील में पाए जाते हैं। ब्राजील के बाद अगर नंबर 3 की बात करें तो कहां पाए जाते हैं, कनाडा में पाए जाते हैं। और नंबर 4 की हम बात करें तो चाइना के अंदर है, कहां है, चाइना के अंदर, चाइना के अंदर। चौथा यूएसए, चौथा यूएसए आता है, सॉरी यूएसए के अंदर पाए जाते हैं। और पांचवी यदि हम बात करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, पांचवे की यदि बात करें तो पांचवा तुम्हारा किसके पाए जाते हैं, यूएसए के अंदर पाए जाते हैं। रूस, ब्राजील, कनाडा, यूएसए और चीन, चीन के अंदर, चीन के अंदर है ना, चीन के अंदर, चीन के अंदर होगा, चीन के अंदर पाए जाते हैं। और छठा फिर इसके बाद तुम्हारा भारत आ जाता है कि नहीं। अब उसके बाद फिर तुम्हारा भारत का नंबर आता है, किसका आता है, भारत का नंबर आता है, भारत का नंबर आता है। पापुआ न्यू गिनी 92% मार्जिन है, पापुआ न्यू गिनी पड़ता है, पापुआ न्यू गिनी पड़ता है, इसी में पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। न्यू गिनी पर, न्यू गिनी पर 92% क्या है, जंगल है, 92% जंगल है, 92% जंगल है। यदि महाद्वीपों की बात करें, सारे महाद्वीपों की, और कॉन्टिनेंट्स की बात करें, कॉन्टिनेंटल्स, तो कॉन्टिनेंटल की बात में मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। और यदि यह सर्वाधिक जंगल ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जंगल पाए जाते हैं। तो कॉन्टिनेंट कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं बेटे। 7 महाद्वीप में दक्षिणी अमेरिका ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, दक्षिणी अमेरिका के अंदर सर्वाधिक जंगल पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं। इन्हें सर्वाधिक जंगल कहते हैं, एंड मोर देन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, ठीक है ना। और सबसे कम, सर्वाधिक है सबसे कम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो पाए जाते हैं सर्वाधिक, सबसे कम जंगल पाए जाते हैं, सबसे कम जंगल पाए जाते हैं, सबसे कम जंगल पाए जाते हैं, सबसे कम जंगल पाए जाते हैं। भारत जलाक और नम लकड़ियों का सबसे बड़ा भंडार है। 1984 में भारत में सर्वप्रथम वनस्पति घोषित की गई थी 1894 में। और भाई दूसरी बात ये है कि संशोधित है 1927 में फॉरेस्ट अधिनियम भी लागू किया गया था। हमारा भारत हर उपजाऊ भूमि के लिए बहुत विशेषीकृत है। हमारा भारतीय उपमहाद्वीप, क्योंकि विशेष के यूरोपीय लोगों की निगाह हमारे भारत पर इसलिए थी क्योंकि हमारे भारत के अंदर बहुत ज्यादा वनस्पति, हर प्रकार की वनस्पति, हर प्रकार की मिट्टी, हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो पैदावार के हिसाब से और उसके हिसाब से प्राकृतिक रूप से हमारा भारत बहुत संपन्न है। अभी इसीलिए हमारे यहाँ मुगलों के बाद मुगलों ने लूटा नहीं, मुगलों ने लूटा तो वहां का पैसा वहीं लगाया। लेकिन यदि बात करें ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश ने भारत को लूटा और भारत को लूटने के बाद वो पूरा माल अपना यूरोप ब्रिटेन में ले गए, ब्रिटेन में लेकर चले गए। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जब ब्रिटिशों ने अत्याचार करे थे तो ब्रिटिश में रहने वाले लोग भी उन्हें कांपना शुरू हो गए थे कि भारतीय लोगों के साथ हमारे ब्रिटिश के लोगों ने कितना अत्याचार कर रखा है। लगाइए वो लोग भी इतने ज्यादा प्रभावित थे कि इन्होंने भारतीय लोगों के साथ इतना बड़ा अत्याचार क्यों है। वहां का जनजीवन भी क्या होने लगा था, खौफ खाने लगा था, कहीं ऐसा ना हो कि ये काम तुम्हारे ब्रिटेन के अंदर भी ये करना शुरू ना है। वहां के लोग व्यापारी भारत में आए, बाहर से व्यापार करके लूटा और हमारे भारतीय लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। खैर पीछे आते हैं, 1898 में एक सर्वे किया गया कि भारत में सर्वाधिक नरम और बढ़िया लकड़ी और जलवायु, सबसे बेस्ट जलवायु विश्व के अंदर जो है भारत का उसमें प्रथम और विशेष स्थान आया। उसी के लिए हमारे भारत ने
सन 1927 मतलब भारत आजाद होने से पहले इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एक नियम लागू किया जिसे कहते हैं भारतीय जंगल अधिनियम, मतलब भारतीय जंगल कानून का अधिनियम किया। जैसे अब से पहले मैंने आपको परियोजना पढ़ाया था, प्रोजेक्ट पढ़ाया था। परियोजना का मतलब होता है बहु, बहु मतलब अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट, जिससे सिंचाई, पानी, खाना, सब तरह का बिजली, पानी, बिजली, सिंचाई, सभी चीजों की आपूर्ति होती है, उसे हम डैम, परियोजना, बांध कहते हैं। लेकिन एक बांध बनाने के लिए हमको बहुत सारे जंगल को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, जिससे हमारी प्राकृतिक मतलब कि वनस्पति, मतलब कि वायुमंडल, मतलब कि हमारा वायुमंडल और पारिस्थितिक संतुलन असंतुलित हो जाता है। एक डैम, एक जलवायु बनाने के लिए हमें विशेषकर बहुत सारे बांधों को, एक बांध बनाने के लिए विशेष बहुत सारे जंगलों का कटाव करना पड़ता है, तब जाकर हमें क्या बनाते हैं, बांध या परियोजना बनाते हैं। तो 1927 में हमारे यहाँ एक फॉरेस्ट एक्ट बना गया। 1927 में एक फॉरेस्ट एक्ट क्या किया गया, फॉरेस्ट एक्ट, एक 1927 में एक जंगल अधिनियम पारित किया गया। क्या किया गया, जंगल अधिनियम पारित किया गया। और ये तीन पार्टों में बंट गया। और इस एक्ट को तीन में, एक तो होता है आरक्षित जंगल, नंबर 1 आरक्षित जंगल में, नंबर 2 सुरक्षित जंगल, और नंबर 3 है वर्गीकृत जंगल और अवर्गीकृत जंगल। आरक्षित जंगल, सुरक्षित जंगल, अवर्गीकृत जंगल। तो इस जंगल को तीन भागों में बांटा गया, आरक्षित जंगल, सुरक्षित जंगल और अवर्गीकृत जंगल। क्लियर है यहां तक? तो आज के लिए इतना ही काफी, वरुण, आज के लिए इतना ही काफी। और इसे विशेष करके आप मेरे वीडियो को यदि पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें, बाकी मैं करूँ।